नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील फिर से आपके सामने हूँ। आज 14 जनवरी है और आप सबको मकर संक्रांति और खिचड़ी की शुभकामनाएँ। अवेयरनेस वीडियो के सीरीज़ में आज मैं एक नई डिज़ीज़ के साथ आपके साथ चर्चा करूँगा और ये एक किस्म का इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन की जब हम बात करते हैं तो कई किस्म की बीमारियाँ होती हैं जो कि हम यूँ कहें कि माइक्रो ऑर्गेनिज़्म मतलब अ, जो कीटाणु, जीवाणु या विषाणु आप इनको जिस भी नाम से पुकारें, जब भी ये हमारे शरीर पे हमला करते हैं, तो उसको हम इन्फेक्शन कहते हैं, हमला करते हैं और हमारे शरीर पे जब वो कब्ज़ा कर लेते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, तो उनको हम इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शस जो बीमारियाँ होती हैं, वो कई कई किस्म की हो सकती है, जैसे वो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, तो हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं, या वो वायरस की वजह से हो सकता है, या फंगस की वजह से होता है। कॉमनली यही 3 जो माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या सूक्ष्म जीव हैं, अ, इन्हीं की वजह से हमें बीमारियां होती हैं। शायद आपको पता ना हो, लेकिन रोज हजारों किस्म के जो कीटाणु या सूक्ष्म जीव होते हैं आपके शरीर पे हमला करते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम एक सैनिक या एक सेना की भांति रोज इनसे मुकाबला करता है और इन पे अ, इनको शरीर से भगाता है और जिसकी वजह से हम और आप सुरक्षित रहते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपका इम्यून सिस्टम शायद इनको ना हरा पाए, या यूँ कहें कि ये जो माइक्रोब्स हैं, अगर ये आपके शरीर पे जब ये कब्जा कर लेते हैं तब आपको बीमारियाँ होती हैं। तो जब भी हम इन्फेक्शन की बात करते हैं तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हम कहते हैं कि किसने इन्फेक्शन किया है, तो उसको हम एजेंट कहते हैं। और चूँकि आपको इन्फेक्शन हुआ है, अ, हमारे शरीर को इन्फेक्शन हुआ है, तो हम होस्ट कहलाते हैं। तो एक एजेंट फैक्टर है और एक होस्ट फैक्टर है। कभी कभी इन्फेक्शन हमारे जो जो जैसे हम जानते हैं कि जानवरों को होता है, तो उसे उस समय वो जो होस्ट होता है वो जानवर होता है। तो ये जो इन्फेक्टिंग या इन्फेक्शस एजेंट होते हैं, ये कई किस्म के हो सकते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा कि बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं। तो आज मैं फंगल इन्फेक्शंस पे चर्चा करूँगा। तो हम अगर फंगस की बात करें तो हमारी पृथ्वी पे लाखों किस्म के फंगस हैं, लेकिन हमें आमतौर पे कुछ गिनती के ही जो फंगल स्पेसीज होते हैं वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं या बीमारी पैदा करते हैं। अ, तो अक्सर मरीज हमारे पास जब आते हैं तो वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम बहुत सफाई सुथरे से रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और हमारा शरीर में बिल्कुल निरोगी है, एक्सरसाइज करते हैं, अ, सारी जो सुरक्षा की जो पहलू होते हैं, इस पे हम ध्यान देते हैं, उसके बावजूद कैसे हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो जो ये इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे आसपास हर जगह होते हैं, मिट्टी में होते हैं, हवाओं में होते हैं, जिन चीज़ों को आप छूते हैं, टच करते हैं, जिनके संपर्क में आते हैं, उसमें हो सकता है। जो पानी आप पीते हैं उसमें हो सकता है, जो खाना आप खाते हैं उससे हो सकता है। तो हर जगह ये विद्यमान है, हर जगह ये उपस्थित है और जब भी इन्हें मौका मिलता है तब ये अ, आपके शरीर पे हमला करते हैं या बीमारी पैदा करते हैं। तो कोई भी आदमी इसमें इस बीमारियों से सुरक्षित नहीं है। कभी भी किसी को भी किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अ, जब हमारा शरीर अ, किसी वजह से हमारे शरीर का इम्यून स्टेटस है वो कम हो गया है, जिसको हम इम्यूनो सप्रेशन की स्थिति कहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, कुछ बीमारियां हो सकती हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। कभी कभी दवाइयाँ होती हैं, बहुत किस्म की दवाइयाँ हैं, इम्यूनोसप्रेसिव्स दवाइयाँ होती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दवाइयाँ होती हैं, जिनके अ, लगातार लंबे सेवन से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारियाँ हो सकती हैं इन्फेक्शन वाली। उस समय उस कंडीशंस में हम इनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कहते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब हुआ कि उनको मौका मिला आपके कमज़ोर शरीर अ,
पे और उन्होंने बीमारी करी। तो आखिर ये जो माइक्रोब्स है, जो ये सूक्ष्म जीव है, क्यों हमें अपना शिकार बनाते हैं? तो बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव हैं अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए इनको एक होस्ट की ज़रूरत होती है और इन्हीं वजह से ये बीमारियाँ पैदा करते हैं। तो हम अब फंगल इन्फेक्शंस की बात करते हैं। तो हमने आपको शुरू में बताया कि जो हमारी पृथ्वी पे कई लाखों किस्म के फंगस के स्पीसीज़ हैं, लेकिन उसमें से कुछ एक हैं जो कि गिनती के हैं, वो हमारे शरीर में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। तो जैसे हमने बताया कि हर जगह रहते हैं, तो उसी तरह फंगस कहीं भी हो सकते हैं। कुछ फंगस की स्पीसीज़ जो होती हैं वो ज़मीन में पाई जाती हैं, जिसको हम जियोफिलिक फंगस कहते हैं। कुछ जो होते हैं हमारे जो आसपास के या हमारे पालतू जानवर होते हैं, उनमें ये फंगस पाए जाते हैं, जिनको हम जूफिलिक कहते हैं। और जो फंगस अक्सर इंसानों में पाए जाते हैं, इंसानों में रहते हैं और उनसे ही एक दूसरे से फैलते हैं, उनको हम एंथ्रोपोफिलिक फंगल स्पीसीज कहते हैं। तो ये कहीं से भी हो सकता है। हमने कहा कि जैसे ये ज़मीन में पाए जाते हैं, तो जो भी लोग अ, जो ज़मीन में काम कर रहे हैं, जैसे किसान हो गए, गार्डनर्स हो गए, उनको जो ज़मीन के जो पाए जाने वाले फंगस है, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। जो जब हम जानवरों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, जो हमारे पालतू जानवर हैं, तो उनका फंगल इन्फेक्शन हमें हो सकता है और हमारा फंगल इन्फेक्शन उन्हें भी हो सकता है, जब हम डायरेक्ट बॉडीली कॉन्टैक्ट में आते हैं। उसी तरह जब हम एक इंसान से दूसरे इंसान को भी फैल सकता है। जैसे अगर किसी परिवार में किसी एक मेंबर को, एक फैमिली मेंबर को अगर फंगस की बीमारी हुई हो, तो वो कॉन्टैक्ट के ज़रिए दूसरे मेंबर को भी फैल सकता है। तो हमने पहले ही बताया कि जो फंगस होते हैं, ये हमारे शरीर में कई किस्म के बीमारियाँ पैदा कर सकते हैं, लेकिन जिस पे मैं चर्चा करूँगा वो स्किन पे। हमारे स्किन पे जो फंगस जो बीमारियाँ पैदा करते हैं, तो उनको हम जो मेडिकल की भाषा में अलग-अलग नामों से जानते हैं। जैसे ये डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं, या फिर उसको हम टीनिया इन्फेक्शंस कह सकते हैं। कुछ इन्फेक्शंस जो होते हैं वो हमारे स्किन पे और हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब होता है जैसे हमारे मुंह के अंदर की जो स्किन होती है, नाक के अंदर की जो स्किन होती है, आँखों में, या हमारे जो जेनिटल्स एरिया के अंदर जो स्किन होती है, उनको म्यूकस मेम्ब्रेन्स कहते हैं। तो वहाँ पे भी फंगल इन्फेक्शंस हो सकता है, स्पेशली वहाँ पे कैंडिडिया का इन्फेक्शन होता है। तो ये आमतौर पे जो फंगस होते हैं, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस उसको हम कहते हैं, जो कि हमने कहा कि जो हमारे त्वचा, हमारे नाखून, नेल्स या हमारे बालों में इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि जब ये इन्फेक्शन करते हैं, तो इसके हमारे शरीर पे लक्षण क्या होते हैं। तो जब हम लक्षण की बात करते हैं, तो अ, जब भी हमारे आपको फंगल इन्फेक्शन होता है, हमारे स्पेशली त्वचा में जब होता है, तो ये एक रिंग पैटर्न बनाते हैं, अ, जिसको हम इसलिए इसको मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग रिंग वर्म्स कहते हैं, क्योंकि ये दिखने में एक रिंग की तरह लगते हैं। लेकिन हमेशा इनका स्वरूप वैसा नहीं होता है। कभी कभी ये टिपिकल फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, या कभी कभी दवाइयों, अलग अलग दवाइयों के यूज़ से जो दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, वो दवाइयाँ लोग यूज़ करते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स। तो इसकी वजह से इसका जो एक टिपिकल जो इसकी मोर्फोलॉजी, या हम यूँ कहें कि इनका एक जो पैटर्न होता है स्किन पे, वो हमें वैसा नहीं दिखता है। और उस फंगल इन्फेक्शन को पहचानने में दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शंस है जो कि फंगस की तरह दिख सकते हैं, कुछ किस्म की बीमारियाँ होती हैं। तो इसलिए अक्सर हम जब भी मरीज़ हमारे पास आते हैं, तो उनको हम यही समझाते हैं कि आप अगर आपको लगता है कोई भी स्किन की बीमारी हो, तो आप डायरेक्ट स्किन के डॉक्टर को दिखाएँ, क्योंकि जब ऑलरेडी आप कहीं से कोई और दवाई करके, जो कि उस दवा का शायद अच्छा, या यूँ कहें कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, तो उनके इस्तेमाल से जो बीमारी आपको है, वो उसका शेप और पैटर्न उसका ख़राब हो सकता है, कि जिसकी वजह से हमें पहचानने में मुश्किल हो जाती है कि स्किन की कौन सी बीमारी है, और उस पे एक क्या ट्रीटमेंट चलना है, ये डिसाइड करने में मुश्किल पैदा हो सकती है।
तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा कि एक तो एजेंट जो था वो हमारा फंगस था और हमारे शरीर पे जो इन्फेक्शन करता है, तो हम होस्ट हुए और होस्ट में भी वो कई तरह की अलग अलग एरिया में हमारे को इन्फेक्शन कर सकता है। जैसे हमने कहा कि हमारे स्किन में, हमारे नाखूनों में या नेल्स में या बालों में या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन्स में ये इन्फेक्शन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आम भाषा में इसको हम रिंग वर्म कहते हैं या फिर इसको दाद कहते हैं, या अलग अलग एरिया में अलग अलग स्थानीय नामों से इसको पुकारा जाता है। लेकिन मेडिकल की भाषा में हम इसको जैसा कि हमने बताया कि इसको टीनिया इन्फेक्शंस कहते हैं, या अगर वो किसी जैसे हमने कहा कैंडिडा की वजह से हुआ तो उसको कैंडिडियासिस कहते हैं। तो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, और जिस हिस्से में होता है तो हम उसी के अनुसार उसका नामकरण करते हैं। हमारे ये पाम सोल्स में हो सकता है, हमारे हाथों में, पैरों में हो सकता है, अ, शरीर के और भी हिस्से जैसे कि जांघों के बीच में हो सकता है, या अंडर आर्म्स में हो सकता है, या यूँ कहें कि हम शरीर के पूरे हिस्से में कहीं भी हो सकता है, सर पे हो सकता है। अ, कुछ फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जो कि पर्टिकुलरली बालों को ही नुकसान पहुंचाते हैं, और जिस एरिया में इन्फेक्शन करते हैं वहाँ के बाल गायब हो सकते हैं, और एलोपेसिक पैच बन सकता है, मतलब वहाँ के बाल पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि ये बाल बाद में इलाज से बिल्कुल पूरी तरीके से, सही तरीके से वापस भी आ जाते हैं। तो हमने आपको लक्षण बताया कि लक्षण इसमें शरीर पे लाल चकत्ती या रिंग की तरह होते हैं, और जब ये मुंह के अंदर होते हैं या हमारे जेनिटल एरिया में होते हैं तो ये अक्सर एक सफ़ेद रंग का पैच बनाते हैं, जो कि जीभ पे, मुंह के अंदर या हमारे गले के अंदर, या कभी कभी ये हमारी अ, जो खाने की नली है, जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि फूड पाइप कहते हैं, या जो सांस लेने की नली है उसमें भी हो सकता है। किन लोगों को ज़्यादा होता है, उस पर हम चर्चा करें कि कौन कौन से लोग इसके होस्ट हो सकते हैं। तो पोटेंशियली दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं होगा कि जिसको फंगल इन्फेक्शन ना हो। मतलब हर आदमी को कभी न कभी किसी न किसी स्टेज में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। एक छोटा बच्चा जो अभी भी पैदा हुआ है उसे भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, और एक वृद्ध व्यक्ति, मतलब हर किस्म के लोगों में ये हो सकता है। कुछ लोग अ, जो फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो वो ज़्यादा उन्हें होने के चांसेस होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि जो हाई रिस्क पे होते हैं। तो हाई रिस्क पे वो लोग होते हैं जो जिनकी इम्यूनिटी कम है। जैसे हमने बताया कि कभी कभी किसी बीमारी की वजह से, जैसे HIV की बीमारी है या किसी और बीमारी है जिसमें हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होती है। बहुत सारे ऐसे इम्यूनोलॉजिकल बीमारियां होती हैं जिनमें फंगल इन्फेक्शन कॉमन होते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियों में लंबी दवाइयाँ चलती हैं, उनमें इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ होती हैं। इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों का मतलब होता है कि जो दवाइयाँ आपके शरीर की इम्यूनिटी को कम करें। उसके अलावा कुछ लोग और दवाइयाँ होती हैं जिसमें किसी कारण से लंबे समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मतलब जो स्टेरॉइड वाली दवाइयाँ चल रही हैं जो कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कम करती हैं, तो वो लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। उनमें इलाज भी लंबा चलती है और बीमारी उनमें ज़्यादा सीवियर फॉर्म में हो सकती है। जैसा कि हमने कहा कि कभी कभी फंगल इन्फेक्शन शरीर के कुछ हिस्से में ही हो सकता है, लेकिन कभी कभी शरीर के पूरे हिस्से में, मतलब बहुत बड़े एरिया में भी फैल सकता है। जो लोग ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, जैसे जिनको पसीना ज़्यादा होता है या ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, तो वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। अ, जैसे मजदूर हो गए, या जो किसान हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं, पानी में काम कर रहे हैं, ज़्यादा समय तक शरीर का एक हिस्सा हमेशा गीला रहता है, या पसीने में हमेशा हुआ इंसान डूबा रहता है, तो वैसे लोगों को ज़्यादा चांसेस बने होते हैं। लेकिन वो लोग हाई रिस्क पे होते हैं। लेकिन हमने कहा कि हर इंसान ही, अगर आप बहुत स्वस्थ हैं, अगर आप अ, किसी किस्म की और कोई बीमारी आपको पहले से नहीं है, फिर भी आप इसका शिकार बन सकते हैं। लक्षण के बाद हम बात करेंगे कि जब मरीज आता है तो आमतौर पे हम लोग क्लिनिकल फीचर्स, मतलब जो लक्षण से ही हम फंगल इन्फेक्शन की पहचान करते हैं कि ये टीनिया इन्फेक्शन है या कैंडिडियासिस है, या कुछ और किस्म के
फंगल इन्फेक्शन जैसे एपिक्लोसिस वर्सिकलर है, एपिक्लोसिस अल्बा है। तो लक्षण की वजह से हम इनको पहचान जाते हैं और इसका जो भी उचित इलाज हो वो करते हैं। कभी कभी थोड़ा सा डाउटफुल होता है तो उस समय हम कुछ जांचें भी करा सकते हैं, लेकिन जांच लगभग ना के बराबर कराते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो और हमें लगता है कि नहीं ये फंगल इन्फेक्शन नहीं कुछ और भी हो सकता है, तो उस समय हम एक स्किन की स्क्रेपिंग्स लेके उनको लैब में भेजते हैं, जिसको हम स्किन की स्क्रेपिंग्स कहते हैं। या कभी कभी जैसे नेल में इन्फेक्शन है तो थोड़ा सा नेल काट के भेजते हैं, जिसको नेल क्लिपिंग्स कहते हैं। या बाल का टुकड़ा हम भेज सकते हैं, जहाँ पे कुछ जांचें होती हैं, उनका कल्चर होता है, या एक हम और जांच करते हैं केओच माउंट होता है, जिसके जरिए हम इसकी पहचान कर सकते हैं। जब इलाज की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो स्किन के पेशेंट होते हैं वो अक्सर स्किन स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाते हैं और अलग अलग दूसरे विधा के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जाते हैं, और कभी कभी ये मिस डायग्नोसिस होती है और अलग अलग इसका इलाज लोग करते रहते हैं, और जो कि बीमारी को और बढ़ा सकता है। दूसरी बात ये होती है कि जो एंटी फंगल दवाइयाँ हैं ये बहुत दूसरी बीमारियों में भी अ, लोग यूज़ करने लगते हैं बिना जाने और पहचाने कि क्या बीमारी है। और जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं, एक्सीमा के पेशेंट हैं या सोराइसिस के पेशेंट्स हैं, उनमें भी लोग एंटी फंगल लिख दिया करते हैं, और जिसकी वजह से इन दवाइयों की जो एफिकेसी होती है वो कम हो जाती है, या यूँ कहें कि पेशेंट्स में रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो इन दवाइयों का मिसयूज़ आप ना करें, किसी के भी कहने पे इसको अपनी मर्ज़ी से ना लें, या किसी जो क्वैक्स होते हैं उनके कहने पे ना चलें। दूसरी बात ये होती है कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास भी आता है, कभी-कभी उनको दवाइयाँ बिल्कुल सही लिखी गई हैं, लेकिन अ, उनका इलाज जैसे ही उन्हें थोड़ा-सा आराम आया, बंद कर देते हैं दवाइयाँ, जिसकी वजह से ये बार-बार होने की टेंडेंसी होती है। क्योंकि जैसे हमने बताया कि जो बीमारी का क्या सीवियरिटी है, उसके मुताबिक हम दवाइयाँ देते हैं। कई बार दवाइयाँ कॉम्बिनेशंस में देनी पड़ती हैं, अलग-अलग किस्म की दवाइयाँ देनी पड़ती है, ताकि जो फंगस जिस भी पैटर्न का फंगस हो या जो भी उसकी सीवियरिटी हो, तो उसके तुलना में ही दवाई दी जाती है। अंडर ट्रीटमेंट भी आपको आपकी बीमारी को अ, खराब कर सकता है, और ओवर ट्रीटमेंट भी आपके शरीर के लिए नुकसान दायक बन सकता है। तो जब भी आप इसका इलाज कराएं, हमेशा एक स्किन वाले डॉक्टर से ही, ताकि आपकी सही डायग्नोसिस बने और सही इसका इलाज चले, सही वक्त तक चले, सही डोजेस में चले, सही दवाइयाँ चलें। दूसरी बात यह है कि जैसा हमने बताया कि जो जो भी स्किन पे इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत सारे लोग खुद से दवाइयाँ लेते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, और जो भी आपको मार्केट में दवाइयाँ मिलती हैं, अधिकतर वो उसमें कई किस्म की दवाइयाँ मिली होती हैं, इंक्लूडिंग स्टेरॉइड्स। अ, अ, तो जब भी आप फंगल इन्फेक्शन में स्टेरॉइड वाली जो दवाइयाँ होती हैं, अगर आप वो लगाएंगे, तो यूँ जान लीजिए कि जब भी आप स्टेरॉइड फंगल इन्फेक्शंस पे लगाते हैं तो वो कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए आराम तो देता है, लेकिन स्टेरॉइड्स आपकी शरीर की उस हिस्से की इम्यूनिटी और कम कर देता है, और जैसे ही आप उस दवा को बंद करेंगे, फंगस जो इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, वो और भी ज़्यादा सीवियर होके आता है, और फिर उसमें जल्दी दवाइयों का असर भी नहीं पड़ता है। तो जब भी आप इलाज करें, या आपको लगता है या फंगल इन्फेक्शन है, आपके डॉक्टर ने बताया है, तो सिर्फ एंटी फंगल दवाइयों का ही इस्तेमाल करा जाए। जो दवाइयों का ड्यूरेशन होता है वो वैरी कर सकता है। मतलब अगर आपको छोटे हिस्से में या कुछ कुछ ही पैचेस हैं, तो उसमें हो सकता है कि आपको चार 2-4 हफ्ते की दवा चले, लेकिन अगर शरीर बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है, अ, बहुत बड़ा हिस्सा इन्वॉल्व है, तो मैं उसमें खाने वाली, लगाने वाली या खाने वाली दवाइयों का कॉम्बिनेशंस प्लस लगाने वाली दवाइयों का कॉम्बिनेशंस देना पड़ सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि अक्सर जो फंगल इन्फेक्शंस जिन लोगों को होते हैं, कुछ लोगों को बार-बार होता रहता है, इलाज करा के परेशान रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको मैं यही बताना
चाहूँगा कि देखिए इसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। पहली तो ये है कि दवाइयों का सही इस्तेमाल ना करना। आपने किसी को भी दिखा दिया, उन्होंने जो भी आपको दवाइयाँ दी हैं, वो गलत दवाइयाँ दी हैं, जिसकी वजह से आपका जो फंगल इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा है। कभी-कभी होस्ट फैक्टर जो होता है, जैसा हमने बताया कि अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है और साथ में कोई स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ चल रही हैं, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम फंगस से अच्छी तरीके से लड़ नहीं पा रहा है, तो ये बीमारी लंबी चल सकती है। कभी-कभी इसमें हमें कुछ महीनों तक की भी दवाइयाँ देनी पड़ सकती हैं। लेकिन जब भी आप दवाइयाँ लें, तो अपने डॉक्टर के कहे अनुसार जितना समय तक बताया गया है और जो भी दवाइयाँ आपको दी गई हैं, उसके अनुसार ही करें। अ, कभी ऐसा ना हो कि आपको लगता है कि शायद ठीक हो गया है और आपने प्रीमैच्योरली मतलब पहले ही बंद कर दिया और पता चला कि उसने कुछ दिन के बाद फिर से आपको अ, बीमारी दोबारा हो गई। कभी-कभी जिस स्पीशीज़ से, जैसे हमने कहा कि फंगल जो होते हैं, फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं, ये कई किस्म के फंगस से होते हैं, उनके अलग-अलग स्ट्रेन्स होते हैं। कभी-कभी जो स्ट्रेन्स होते हैं वो जो भी मार्केट में जो आम प्रचलित दवाइयाँ हैं फंगल इन्फेक्शंस के लिए, उससे ये रेजिस्टेंट होते हैं। फिर हमें एक लंबे टाइम तक कई कॉम्बिनेशन में दवाइयाँ देनी पड़ती है, तब जाके ये इन्फेक्शंस ठीक होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि फंगल इन्फेक्शंस किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है और कभी-कभी बहुत लंबा चलता है, कई-कई महीने तक भी इलाज करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से, सही समय पर, सही डॉक्टर से सही दवाइयाँ लेंगे, तो अ, ये बहुत आसानी से चला भी जाता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित हैं, तो एक स्किन वाले डॉक्टर को ही दिखाएँ, उचित इलाज लें। जब तक आपको दवाई बंद करने के लिए ना कहा जाए, दवाई अपने से खुद बंद ना करें। और जो एक हाइजीन का फैक्टर होता है कि अगर घर में एक जन को है फंगल इन्फेक्शंस, तो वो घर के दूसरे मेंबर्स को भी हो सकता है। तो जो भी कोशिश करें कि आपके जो कॉन्टैक्ट में आने वाली चीज़ें हैं, आपके कपड़े हैं, साबुन है, टॉवल है, ये कोशिश करें कि आप अपना अलग से रखें। और जब तक आपको एक्टिव फंगल इन्फेक्शन है, तो आप घर के दूसरे मेंबर से कोशिश करें कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए। या आपके घर में कई लोगों को इन्फेक्शन एक साथ हुआ है, तो सबका इलाज एक साथ करें। अदरवाइज क्या होगा कि अगर एक-एक करके करेंगे, तो जैसे ही आप ठीक हुए, आपने दवाइयाँ ली और आपके परिवार में दूसरे को भी इन्फेक्शन है, तो आप दोबारा इससे फिर से पीड़ित हो सकते हैं। तो इलाज सही करें, पूरा करें और शरीर को स्वस्थ रखें। नमस्कार।